हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं संतोष पियाडी आप सभी लोगों का इस स्टार एकेडमी में मोस्ट वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको टेंस के विषय में बताया था, टोटल आपको पूरी जानकारी मैंने दी थी। तो आप कैसे अनुवाद बनाया जाता है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो आज नाउ फोकस इन द बोर्ड, कैसे अनुवाद बनाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही हमारा अच्छा टॉपिक है आज का और इसे बहुत ही मन से पढ़ना है, ठीक है? दिस इज वेरी सिंपल दैट हाउ टू मेक सेंटेंस इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू टेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम टेंस जानेंगे कैसे मेक किया जाता है, ठीक है? तो पहला हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसका हम सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जो है उसके ट्रांसलेशन इंग्लिश में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने इसका फार्मूला दिखाया था दो पार्ट में। नंबर 1 में मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, according to this formula means this structure, we can make the translation of present indefinite tense into English. Okay? फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा सेंटेंस ले रहा हूं, उसे समझिएगा। जैसे मैंने लिया, मोहन मैच खेलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन जानेंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस है, ठीक है? तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फ्रेंड्स, कैसे पहचाना आपने? क्योंकि वाक्य के अंत में क्या है? ता है। ता है कि हमें ये जाहिर होता है कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत आता है या उसके अंतर्गत आता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट हम चर्चा करते हैं कि कैसे इसको बनाया जाएगा, ठीक है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट, मैं भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको सिंगुलर सब्जेक्ट भी बताया था, कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट या नेम होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? समझिए। अब मोहन, अब यहाँ मोहन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि मोहन इज द ओनली वन पर्सन, यू नो वेरी वेल। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मोहन लिख दिया हमने, ओके? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? एस या ई एस। तो देखो यहाँ पर क्रिया क्या है? वर्ब मीन्स उसकी हिंदी जो होती है क्रिया होता है। यहाँ काम कौन सा हो रहा है? खेलने का हो रहा है। क्या हो रहा है? खेलने का हो रहा है। तो खेलना की जो मीनिंग जो इंग्लिश में होती है वो क्या होती है? प्ले होती है। सबसे पहले प्ले लिख देंगे हम, जैसा हमारा फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है, ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? प्लस। प्लस का मतलब इसके बाद वर्ब लिखना है तो हमने वर्ब लगा दी। अब आगे क्या कह रहा है? प्लस एस या ई एस ऐड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कहाँ एस यूज होता है, कहाँ ई एस यूज होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्या यूज होगा? एस यूज होगा। उसके बाद देखो, मैंने वर्ब लिखा, वर्ब में मैंने एस या ई एस ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक है? यानी फॉर्मूला के अनुसार, ठीक है? उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है? क्या खेलता है वो? मैच खेलता है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा द मैच। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कन्वर्ट होगा। समझ में आई मेरी बात? आप समझ लो, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनका ट्रांसलेशन कैसे इंग्लिश में करेंगे, बस सिंपल शब्दों में। नंबर 1 में आपको सब्जेक्ट उठाना है।
फ्रेंड्स मेरी बात गौर कीजिएगा, मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, फिर से समझिए। नंबर 1 में आपको क्या उठाना है, सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस के अनुसार, ठीक है। नंबर 1 पे सब्जेक्ट, नंबर 2 पे आपको वर्ब उठाना है, ठीक है, और नंबर 3 पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। हिंदी में आपको नंबर 1 ये देखना है, नंबर 2 ये देखना है, नंबर 3 ये, ठीक है। फिर नंबर 1 में सिंगुलर सब्जेक्ट, ये देख लेना ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट नंबर 1 मैंने लिख दिया, ठीक है। नंबर 2 क्या, खेलता है, खेलता का मतलब खेलना से है। अब खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं, मैंने प्ले लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर 1 पे मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर नंबर 2 पे वर्ब, ठीक। उसके बाद समझो, एकदम सिंपल। उसके बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, एस या ईएस। जो नंबर 2 मैंने लिखा वो वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है यहाँ, फर्स्ट फॉर्म, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये मैंने इतना कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसमें एस या ईएस ऐड करना है हमें, तो आपको जाहिर सी बात है, मैंने पिछले वीडियो में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कहाँ यूज़ होगा, ईएस कहाँ यूज़ होगा बताया गया था, ठीक है। उसके अनुसार मैंने यहाँ एस लगा दिया। फिर नंबर 3 में जो हमारा है मैच, ठीक है, तो मैच इज द ऑब्जेक्ट, तो मैंने द मैच लिख दिया नंबर 3 में, ठीक है। फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर से आप डायरेक्ट इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं, कैसे, उसे भी समझ लीजिए। इसे समझ लिया, ठीक है, इसे हम रफ कर रहे हैं, ठीक है, ओके। फ्रेंड्स मैं आपको अब डायरेक्ट इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं वो बताऊंगा। वेरी सिंपल है, बस आपको फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी कैन मेक द सेंटेंस इन इंग्लिश, ओके। देखो कैसा है, जैसे यहाँ कह रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर लिखा है, तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में मैंने क्या बताया था, ही सी इट या नेम, ठीक है। तो हम कोई भी एक नाम ले लेते हैं, ठीक। मैंने नाम ले लिया सीता, क्या नाम लिया, सीता, ठीक। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सीता। उसके बाद फ्रेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सीता के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई भी ले लो आप, हम एक वाक्य बना रहे हैं, ठीक है। कैसे, वर्ब की बात की जा रही है, वर्ब का मतलब है क्रिया से, और क्रिया का मतलब किसी काम का होना या पाया जाना, ठीक है। तो सीता कोई काम करेगी, मान सपोज दैट सीता काम कर रही है किस चीज़ का, चाय बनाने का, क्या काम कर रही है, बनाने का, और क्या बना रही है, चाय। तो सबसे पहले सीता बनाती है, तो बनाती है, तो बनाती है की मीनिंग जो होती है क्या होती है, मेक। इसे थोड़ा समझिएगा, ठीक है, गौर कीजिएगा, मेक, ठीक है। उसके बाद क्या बनाती है, चाय। ये नंबर 3 है, नंबर 2 में आए ये समझाने के लिए, और नंबर 1 में तो मैंने सीता लिख दिया, ठीक। तो सबसे पहले क्रम पे चलते हैं, सीता बनाती है, क्या बनाती है, चाय। तो सीता बनाती है, अब बनाती जो है वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, तो वर्ब जो है उसकी हम मीनिंग लिखेंगे, तो बनाती की मीनिंग क्या होती है, मेक, क्या होती है, मेक, ठीक है। अब सीता यहाँ पर एक वचन है, इसलिए यहाँ एस या ई एस में कुछ भी यूज होगा, तो आपको पता है एस कहाँ यूज होगा, ई एस, तो यहाँ क्या यूज होगा फ्रेंड्स, एस, तो मैंने एस लगा दिया। अब क्या बनाती है, चाय, लट्टी। मीन्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नंबर 1 में जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट ले लो, जैसे यहाँ सीता था, मैं यहाँ मोहन ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कोई भी आप वर्ब ले लो, ठीक है, वर्ब कोई भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया यहाँ वर्ब, मैंने ले लिया रीड, ठीक है, रीड लिया। उसके बाद क्या पढ़ता है, द बुक, पुस्तक, ठीक है। देखो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने मोहन ले लिया, ठीक, क्या ले लिया फ्रेंड्स, मोहन। उसके बाद देखिएगा वर्ब की बात किया जा रहा है, यानी वर्ब भी होना चाहिए, तो मैंने वर्ब ले लिया, ठीक, चल रहा हूँ, ठीक। नंबर 1 ये था, नंबर 1 मैंने ये ले लिया, नंबर 2 में मैंने रीड ले लिया, ठीक। अब नंबर 3 में ये आता है ना, अभी मैं इसे बता रहा हूँ, नंबर 4 में ऑब्जेक्ट है, तो मैंने द बुक ले लिया, क्या पढ़ता है, इसकी क्या है, क्रिया, जैसे इंग्लिश में फॉर्म में क्या लगता है, एस ए एस, तो यहाँ मैंने एस लगा दिया, द बुक। यानी मेरे कहने का मतलब है कि फर्स्ट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट ले लो,
नंबर 2 में आपको वर्ब ले लेना है, और ऐसे ही इसका काम रोक दो 1 मिनट, ठीक है। 3 चीज आप ले लो, और उसके बाद क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सिमिलर सब्जेक्ट वी कैन यूज हियर एस या ईएस। ओके फ्रेंड्स, यानी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी कैन यूज एस या ईएस ऑफ वर्ब, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बताया मोहन रीड्स द बुक। तो मोहन पुस्तक नंबर 3 में पढ़ता है। समझ में आई बात? ये नंबर 1 हो गया मोहन, नंबर 2 पुस्तक, नंबर 3 पढ़ता है। इस तरह से इसको अपने शब्दों में भी कर सकते हो, बस रूल्स आपको आने चाहिए। जो भी मैंने आइडेंटिफिकेशन इसकी बताई है, जितने भी रूल्स बताए हैं, आप सेल्फ अपने अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ आप सेंटेंस मेक कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, इसे रफ कर, फॉर एग्जाम्पल के लिए और भी ले लेते हैं सेंटेंस, वेरी सिंपल है। जैसे मैंने लिया, ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन पकड़ना है, यानी पहचान कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसी के पूरे हमें रूल्स यानी नियम फॉलो करना है इस सेंटेंस में। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नंबर 1 पे आओ। कौन लड़के? ये लड़के, नंबर 1 ये हो गया। टेंस यानी सेंटेंस जो है उसको ट्रांसलेशन में बदलने का एकदम सिंपल तरीका। नंबर 1 कौन लड़के? ये लड़के, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या क्या मचाते हैं? शोर मचाते, तो ये उनका काम है, एक शोर मचाना। और नंबर 3 कहाँ मचाते हैं? कक्षा में, ये है ऑब्जेक्ट, ये नंबर 3। बस ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 में ये लिखना है, नंबर 2 में ये लिखना है, नंबर 3 में ये, सेंटेंस हमारा बन गया। अब समझो, नंबर 1 ये लड़के, अब ये लड़के की मीनिंग आनी चाहिए। ये लड़के की बात की जा रही है, तो ये यहाँ पर एक लड़का नहीं है, बहुत लड़के हैं फ्रेंड्स, समझिएगा। तो यहाँ क्या होगा? दीज बॉयज। ओके, उसके बाद शोर मचाते हैं, वेरी सिंपल मीनिंग है, मेक अ नॉइस। दीज बॉयज मेक अ नॉइस, कहाँ मचाते हैं? कक्षा में। तो नंबर 3 में जो लिखा है, इन द क्लास। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा ये जो सेंटेंस हिंदी में था वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ यू कैन से इट। फ्रेंड्स, मेरी बातें समझ में आई? बस आपको इसी प्रकार, ठीक है, जो नए लोग हैं, जो मतलब बेसिक से पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, होप आप सभी बना लेंगे। ग्रामर की बुक से सेंटेंस मेक कर लीजिएगा। रफ कर रहे हैं फ्रेंड्स इसे। फ्रेंड्स, ये सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत फर्स्ट टाइप था, फर्स्ट टाइप का सेंटेंस। अब मैं आपको सेकेंड टाइप का सेंटेंस बताऊंगा। इसका फर्स्ट टाइप हो चुका है, अब सेकेंड टाइप मैं आपको पढ़ाऊंगा। सेकेंड टाइप भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड टाइप बताने से पहले कुछ इसके रूल्स वगैरह हैं, जो मैं उनकी चर्चा कर ये दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वेरी सिंपल है, बस आपको समझना है, ठीक है। जो सेकेंड नंबर रूल, मतलब सेकेंड टाइप सेंटेंसेस हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है,
हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया क्या होती है फ्रेंड्स, डू या डज होती है, आपको पता भी है। तो फ्रेंड्स जो सेकंड टाइप का सेंटेंस है हमारा, उसमें सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग किया जाता है, ये मैं बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, वो सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं जिनमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। यानी कोई प्रेशर उसमें दिया जा रहा हो, यानी सेंटेंस में यदि कोई प्रेशर दिया जा रहा हो, या वो काम आवश्यक वो करता हो, या उसकी आदत हो, तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बात मेरी समझ में आ रही है? वेरी सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया है, यही लॉजिक है, ठीक है। अब समझो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए बताया आपको, हम यह कार्य आवश्यक या अवश्य करते हैं, ठीक है। तो अवश्य का मतलब ये है, अवश्य का मतलब ये है कि वो जरूर करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम के लिए क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, वी, ठीक है। अब वी इज द प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब यूज होगा कि डज। फ्रेंड्स एक बात मैं बताना चाहूँगा, आपको पता भी होगा कि डज हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है और बहुवचनकर्ता के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो हमने डू लगा दिया। वी डू, अरे अवश्य करते हैं, तो वी डू, फिर यहाँ लगेगा डू। यह कार्य का मतलब दिस वर्क। फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस मेक हो चुका है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, यहाँ डू दो बार आ चुका है, तो एक डू जो है वो हमारी सहायक क्रिया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और एक डू जो है वो हमारा वर्ब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब समझ में आई मेरी बात दोस्तों? हाँ, तो कहीं कहीं आपको सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करना पड़ता है, तो वो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। डायरेक्ट आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स निगेटिव सेंटेंस का आपको हिंदी मीनिंग पता है, नकारात्मक वाक्य जिसमें नए शब्द का यूज होता है, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में मैं इसके कुछ रूल्स बताऊंगा आपको, तो उसे आप राइट कर लीजिएगा या अपने माइंड में मेक कर लीजिएगा या मेकअप कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स इसका जो लॉजिक है वो ये है कि इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब यूज, मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, यही एक नया काम है, ठीक है। आपने, मैंने सेकंड टाइप जो सिंपल सेंटेंस में सेकंड टाइप आपको सेंटेंसेस बताया, उसमें मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताया डू या डज। बस निगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, उसी के साथ नॉट का प्रयोग करना है, बट कुछ रूल्स हैं उनको भी फॉलो करना है, ठीक है। नाउ अटेंशन हियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैं सिंपल शब्दों में बता दे रहा हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर आपको हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया, डज का यूज करना है, ठीक है, डज का यूज करना है। और प्लूरल सब्जेक्ट, होने जो एचवी है, एचवी का मतलब है सहायक क्रिया, इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया जो है ओनली डज नहीं, डज नॉट का प्रयोग करना है, ओके फ्रेंड्स, मैं राइट करना भूल गया था। सहायक क्रिया इसमें क्या होगा, डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक, इतना नोट कर लिया, ठीक है। ये हमारे रूल्स थे। अब एक नोट पॉइंट भी लिख लीजिएगा, बाई सेंटेंस में आपको बता दूंगा उसे भी, ठीक है।
फ्रेंड्स हमारा नोट पॉइंट इज दैट उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दूंगा। ठीक, नोट पॉइंट हमारा प्यारा सा ना, होप आपको पता भी होगा। तो फ्रेंड्स नोट पॉइंट है कि निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यदि नेवर शब्द का प्रयोग किया जाए, नेवर, जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में नहीं, कभी नहीं। यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, कभी नहीं। यदि आपके सेंटेंस में कभी नहीं यानी कि नेवर शब्द आता है नकारात्मक वाक्यों में, ठीक है, नेवर शब्द आता है, तो उसके साथ फ्रेंड्स एक लॉजिक ये है कि एक वचन करता होने पर, एक वचन करता होने पर, एक वचन करता का मतलब ही सी इट या नेम होने पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है फ्रेंड्स, यानी क्रिया की जो प्रथम अवस्था है, अवस्था में एस या एस का यूज करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, फिर से बोलना जरा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करते हैं। ये है नोट पॉइंट हमारा, इसे ध्यान में रखना। ठीक है फ्रेंड्स, नई गलतियां भी हो सकती हैं, यानी कि अब सिंपल शब्दों में समझो, फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसे नोट कर लीजिएगा आप, ये स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। यानी नेवर शब्द का प्रयोग होने पर, जिसके हिंदी मीनिंग क्या होती है, कभी नहीं, एक वचन कर्ता में, ठीक है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस या ईएस का यूज होता है, इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने कहा सोहन कभी नहीं झूठ बोलता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सोहन सीधा सब्जेक्ट पे आते हैं, कौन झूठ बोलता है, कभी नहीं, सोहन। तो सोहन क्या है, सब्जेक्ट है। ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचन करता है। तो सबसे पहले सोहन की स्पेलिंग लिखेंगे, नंबर 1। फिर नंबर 2 में झूठ बोलता है ना। लेकिन यहाँ देखो फ्रेंड्स क्या आ गया है, कभी नहीं, यानी कि नॉट शब्द भी आ चुका है। ठीक, तो यहाँ पर नंबर 2 में ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने लिखाई, डू या डज। ठीक है, नंबर 2 में ये हो गया। फिर नंबर 3 में जो है क्या बोलना क्या है, क्रिया है, तो ये हो जाएगा नंबर 3। और नंबर 4 क्या है, तो हम आप आराम से इसे इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। कैसे, सोहन, उसके बाद सोहन एक वचन है तो क्या लगेगा फ्रेंड्स, डज, उसके बाद नेवर है ना, तो डज नेवर। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि नेवर शब्द होने पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या लगेगा, एस या ईएस। तो पहले बोलना के लिख लेते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया टेल। ठीक है, अब यहाँ एस या ईएस यूज होगा कि नहीं, हाँ मैंने क्या बताया, यहाँ यूज होगा, तो यहाँ एस लगा देंगे। उसके बाद क्या नहीं बोलता है, झूठ, टेल्स ए लाई। यहाँ पर हमारा सेंटेंस मेक हो चुका है। ठीक है, नाउ यू कैन लुक केयरफुली। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अनुवाद बनाते हैं। निगेटिव की जितने भी आपकी ग्रामर पोर्शन जो भी आपके पास बुक है, आप सेंटेंस मेक करिएगा, और होप आपके सभी सेंटेंस क्लियर होंगे। ठीक है, और जो भी समस्याएं आती, क्वेरी आती है, आप पूछिएगा। आशा है कि आप सारे सेंटेंस यानी ऑल सेंटेंसेस कैन मेक इन इंग्लिश। फ्रेंड्स इसे भी रफ कर रहे हैं। अब डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जाहिर सी बात है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फ्रेंड्स मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक
वाक्य, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। मैं इनकी ज़्यादा चर्चा ना करते हुए डायरेक्ट सेंटेंस पे आता हूँ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दो टाइप से होते हैं, ठीक है। एक होता है यस या नो टाइप सेंटेंस, एक होता है WS टाइप सेंटेंस। यस या नो का मतलब आप समझ लीजिए, सपोज दैट मैंने कहा कि क्या हम पढ़ते हैं, तो यदि हम पढ़ते हैं तो कहेंगे हाँ, यदि नहीं पढ़ते हैं तो क्या कहेंगे फ्रेंड्स, नो। यानी कि यस या नो में आंसर देंगे। तो ये पहला हमारा सेंटेंस हो गया। अब सेकंड टाइप समझो। सेकंड टाइप में जो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो देखो कौन से क्वेश्चन वर्ड आते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप कब से पढ़ते हो, मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, दोहराओ मेरी बात समझिएगा। मैंने कहा आप कब से पढ़ते हो, तो आप इसमें तो ये नहीं कहोगे कि हाँ सर पढ़ते हैं, नो नहीं पढ़ते हैं। आप वहाँ पर टाइम बताओगे अपना। क्या बताओगे फ्रेंड्स, टाइम बताओगे कि मैं इतने समय से पढ़ता हूँ या मैं नहीं पढ़ता हूँ इतने समय से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि देयर आर मैनी डिफरेंट बिटवीन दैट सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस, ओके। आपने टॉप, तो फ्रेंड्स मैं एक ही सेंटेंस से आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा क्या मैदान में दौड़ते हैं, लास्ट में क्या साइन रहेगा हमारा, पहचान इसकी यही है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक निशान, ठीक है। हमारा नोट पॉइंट ये है कि जो ये क्या शब्द पहले आया है, बहुत लोग इसकी क्या लिख देते हैं, मीनिंग लिख देते हैं कि क्या क्या की मीनिंग क्या होती है, व्हाट, डायरेक्ट लगा दिया यहाँ पर व्हाट, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ व्हाट नहीं लगाना है। अगर आपका ये जो क्या शब्द है वाक्य के प्रारंभ में आता है, तो वहाँ पर क्या की मीनिंग जो है हेल्पिंग वर्ब में बदल जाती है फ्रेंड्स। समझ में आई मेरी बात, किस में बदल जाती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। अब जैसा हमारा टेंस होगा, अकॉर्डिंग टू टेंस वी कैन चेंज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सेंटेंसेस, ओके। अब समझो, तो यहाँ पर हम क्या हेल्पिंग वर्ब क्या की जो है मीनिंग, यहाँ वाट न लिख के क्या लिखेंगे, वे लड़के, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वे लड़के, कौन से लड़के, वे लड़के। अब यहाँ पर जो वे लड़के हैं वो बहुवचन की एक वचन, बहुवचन है तो यहाँ लिख दो। अब बहुवचन के लिए क्या लगेगा, डू, फिर सब्जेक्ट दीज बॉयज, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने स्ट्रक्चर नहीं बताया, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में आपको समझा रहा हूँ। होप है कि आपको स्ट्रक्चर से ज़्यादा इसमें समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद दीज बॉयज यानी बहुवचन, ये लड़के, वे लड़के की बात की जा रही ना, तो यहाँ दीज बॉयज नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ दोज बॉयज होगा। क्या होगा, दोज बॉयज, यू नो वेरी वेल। डू दोज बॉयज क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो क्या लिखोगे, रन। कहाँ दौड़ते हैं, मैदान में, तो होगा इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। यही हमारा सेंटेंस है जो इंग्लिश में। एक बात दोस्तों, अब इसी में जैसे मैं कह दूं, अगर इसी में नई शब्द प्रयोग हो जाए, तो जब नए शब्द का प्रयोग करोगे आप, तो यहाँ पर क्या होगा, डू, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट, दोज बॉयज नॉट डू, दोज बॉयज नॉट रन इन द ग्राउंड। समझ में आई मेरी बात दोस्तों, समझ गए। अब क्वेश्चन वर्ड पे आते हैं, इसी में क्वेश्चन वर्ड भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। समझो, क्वेश्चन वर्ड में क्या सिस्टम होता है, जो क्वेश्चन वर्ड के
वाक्य होते हैं उनमें सिस्टम ये होता है कि ये जो क्या शब्द है ये वाक्य के प्रारंभ में ना होकर ये कहाँ शब्द होता है, बीच में होता है, यानी वाक्य की बीच में होता है। ठीक है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरी सिंपल है, खाली समझना है आपको। बेसिक क्लास है इसलिए मैं पूरी विधिवत एक एक पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। मैंने इसमें स्ट्रक्चर नहीं बताया, निगेटिव में नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मेरी भाषा समझते चलिए, मेरी बातें जो हैं स्पष्ट रूप से, दैट इज सफिशिएंट फॉर मेक एनी सेंटेंस। अब समझो क्वेश्चन है ये WS टाइप सेंटेंसेस। फ्रेंड्स ये भी वेरी सिंपल है। अभी से भी मैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लो। सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, इतना आपका रहेगा। बस ये फार्मूला है, इसी के तहत हम बनाएंगे। अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको समझो। क्वेश्चन वर्ड मैंने ले लिया, मैंने लिख लिया व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। अब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट जैसे मैंने लिखा दे, तो फ्रेंड्स मैंने हेल्पिंग वर्ब दे ले लिया है, तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू या डज, क्या लगेगा, डू। तो व्हेन डू दे। अब वर्ब की बात आती है, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट भी ले लिया। ठीक है, अब वर्ब का मतलब क्रिया, कौन सा काम करेंगे दे, यानी कि व्हेन डू दे। मैंने ले लिया प्ले। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बस जिसके समझ में आ गया वो तुरंत सेंटेंस मेक कर लेगा। ठीक है, व्हेन डू दे प्ले। अब ऑब्जेक्ट में मैंने ले लिया, इन द, क्या ले लिया, इन द फील्ड। बस अदर वर्ड को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा सेंटेंस मेक हो गया। समझ में आई बात। यहाँ से मैंने क्वेश्चन वर्ड का भी सेंटेंस क्लियर करा दिया, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखो, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहेगी। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको इंग्लिश में मेक करना सिखा रहा हूँ। फिर सब्जेक्ट ले लिया, ठीक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो क्लियर है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लो, बस सामने आपके रिजल्ट है। सेंटेंस इसी तरह मेक किया जाएगा। फ्रेंड्स, तो होप आपको ये भी सब समझ में आ गया होगा अच्छे से, और मैं आशा करता हूँ कि आप जितने भी मैंने आज टाइप सेंटेंस बताए हैं आप सब क्लियर कर लेंगे। जितने भी सेंटेंस होते हैं आपसे क्लियर कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स, आज के लिए दैट्स सफिशिएंट फॉर यू।